नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले 5 जुलाई खास दिन है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। 25 साल पूरा हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप एक युवा नेता है, लेकिन पार्टी की कमान आपने बखूबी संभाली हुई है। सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे। आप जैसे जान रहे हैं कि 5 जुलाई को जो है रजत जयंती पार्टी द्वारा जो है वो मनाई जाएगी। और 97 जो साल था 97 उसमें जो है पार्टी जो है हमारी बनी थी और आज 25 साल हो रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। एक लंबा कार्यकाल जो है हमारे पार्टी ने हुआ है और हम ये इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि काफ़ी खुशी है कि हमारे नेता ने, हमारे पार्टी ने जिस विचारधारा, सिद्धांत, नीति के साथ पार्टी बनाई थी जी, उस नीति पे हम लोगों ने आगे चलने का काम किया और कभी भी अपने आइडियोलॉजी से, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, झुके नहीं। और ये ऐसी पार्टी है, इतने साल ऑपोजिशन रहने के बाद भी, लगातार 2004 से अगर देख ले, कुछ बीच में 15 के बाद 18 महीने सरकार में हम लोग थे जी। लेकिन इतने लंबे कार्यकाल विपक्ष में रहने के बाद भी ये पार्टी जो है बिहार की अब तक जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती रही है। जनता का हमेशा प्यार मिलता रहा। जो कहा जाता है विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको भी जो है यहाँ पीछे पिछलग्गू बन करके रहना पड़ता। और 15 साल से भी ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की पार्टी जो है तीसरे नंबर पे आ जाती है। तो ये अद्भुत है। तो राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पे हम आते तेजस्वी जी, लेकिन ये बात हम जानना चाहेंगे कि जब आप छोटे थे और लालू प्रसाद यादव जी पूरे देश भर में उनका एक जलवा था, अभी भी लोग उनको जानते हैं और उसी स्टाइल की वजह से जानते हैं, जो हरफन मौला एक उनका कैरेक्टर रहा है। उनसे क्या सुनने को मिला कि उन्होंने किस तरह से पार्टी इस्टेब्लिश की, किस तरह से पार्टी की नींव उन्होंने रखी? देखिए, ये पार्टी जो है आप लोग जान रहे हैं, पहले जो जनता दल था, फिर जनता दल का जो बिखराव हुआ, तो टीम जेडीएसपी बना साउथ में देवगौड़ा जी का, फिर जेडीयू बना, राष्ट्रीय जनता दल बना। राष्ट्रीय जनता दल जब बना तो तकरीबन 97 में, हम 89 बॉर्न है, लगभग हम 8-9 साल के हुए होंगे जी। लेकिन वो पल मुझे भी याद है क्योंकि 4 जुलाई को जो है मेरी छोटी बहन का जन्मदिन होता है। अच्छा। तो जब जन्मदिन मेरी छोटी बहन का मनाया जा रहा था, उस समय इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है चिट्ठी आई थी पिताजी को, और उस समय उन्होंने सबसे पहली बार चिट्ठी खोलते ही लालटेन जो सिंबल है वो हम लोगों ने देखा था। अच्छा। तो वो पल मुझे याद है। फिर 5 जुलाई को जो है हमारी पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद से 25 साल आज पूरे होने जा रहे हैं। 5 जुलाई को जो इतना बड़ा फंक्शन आप लोग कर रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं उसमें? कुछ संभावना है, बन रही है? 6 जुलाई तक का जो नोटिफिकेशन है कि आप सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आप नहीं कर सकते। तो कोविड और इस महामारी के दौरान हम सब लोग बैठे थे, भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि रजत जयंती 25 साल पूरा हो रहा है। हालांकि हम लोग तो धूमधाम से मनाना चाहते थे जी, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि वर्चुअली जो है हम लोग लोगों से जुड़ेंगे, सोशल मीडिया के जरिए जुड़ेंगे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वर्चुअली जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उस 5 तारीख को उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और फिर अंत में जो है वो बिहार की जनता को संदेश भी देंगे। अच्छा, आपकी बात पे आते हैं कि जिस तरह से आपने पूरा कमान संभाला, पार्टी की कमान आपने संभाली और पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाई, जबकि उस हालत में कि आपको अपने पिता का साथ उस वक्त नहीं मिल पाया, आपने अकेले एक दिन में 10-10 रैली की। तो ये एक बड़ा हासिल था आपके लिए। आप युवा नेता थे, लोग ये भी कहते थे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब रियल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो शायद अभी भी चर्चा हो रही थी कि 2 महीने आप यहाँ से दूर रहे, पटना से दूर रहे, उसकी चर्चा यहाँ पटना में होती रही। जो भी पार्टी है, चाहे वो रूलिंग पार्टी जेडीयू हो, बीजेपी हो, तमाम लोगों की तरफ से आपके ऊपर हमले होते रहे। अब देखिए, चुनाव में 19 रैलियाँ भी हमने की हैं एक दिन में। एवरेज जो रैलियाँ थी लगभग 15 रैलियाँ थी। लेकिन हम किन मुद्दों के साथ गए थे? जो जनता के मुद्दे थे, जो नौजवान के मुद्दे थे, जो बिहार का इशू था।
हम लोगों ने ये वादा किया था, क्योंकि बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना था। सारे मंत्रालय में जो है सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई है, रिक्त पड़ी हुई हैं, उसको भरने का हमने वादा किया था, नेशनल एवरेज के बराबर लाने का वादा किया। लोगों को प्रण लिया हम लोगों ने, तो 10 लाख नौकरियों का वादा लिया, लोगों का वोट मिला। भले ही मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं छोड़ दरवाजे से आए हों, हालांकि ये विषय अलग हो जाएगा, कोर्ट में हमारे कुछ कैंडिडेट जो है विद एविडेंस वो गए हुए कोर्ट में, पेंडिंग है मामला। लेकिन आप बताइए ढूंढ रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? नेता विरोधी दल को ढूंढ रहे हैं। अब देखिएगा ये चिट्ठी हमारे पास है, ये चिट्ठी हमने 17/5/2021 को लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसमें साफ तौर पे हमने अनुमति मांगी, आपसे अनुरोध है कि राज्य के सभी मान्य विधायकगण सहित मुझे भी राज्य के किसी अस्पताल, पीएचसी, कोविड केयर सेंटर, ये सारा परमिशन नहीं मिला। ये चिट्ठी और ये हमारी मांग के बाद तो नीतीश कुमार जी ने सारे मंत्रियों के, प्रभारी मंत्रियों का जाना बंद कर दिया कि आप नहीं निकल सकते। हम लोग, आपको भी याद होगा, ये नीतीश कुमार जी ने तो विधायकों को जो पिटवाया विधानसभा के अंदर, जो काला दिन के रूप में मानते हैं, उस दौर हम रोड पे भी थे, सदन में भी थे, सड़कों पर पुलिस द्वारा जो है पथराव किया गया। और आप देखिएगा हम पे कौन सा मुकदमा किया गया। हम बोले कि भाई आपने 19 लाख बोला था नौकरी देने का, आप दे दो, तो हम पे 307 का मुकदमा किया। पहले फेज में भी अगर आप देखें तो राष्ट्रीय जनता दल ने मजबूती के साथ मजदूरों का अगर आवाज नहीं उठाता तो शायद उनका आना नहीं होता। चाहे ट्रेन चलाने की बात हो या अन्य विषय हो, हमारे लोगों ने लगातार जो है दवा, ऑक्सीजन लोगों को पहुंचाने का काम किया, लालू रसोई द्वारा खाना खिलाने का काम किया। और हमने 30 सलाह दी थी गवर्नर साहब ने जब बैठक बुलाई थी तब। मुख्यमंत्री जी को कई बार हमने सदन के अंदर, 1 साल से कोरोना को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि कमेटी बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया। तो ये मुख्यमंत्री जी रह करके क्या किए? मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में बैठे रह गए, समीक्षा ने बीच से बैठक कर रहे थे, ना टेस्टिंग अच्छे से चल रही थी, कितने वीडियोज वायरल हो रहे थे, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ऑक्सीजन ठीक नहीं था, दवा उपलब्ध नहीं हो रहा था, गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, शमशान भरा पड़ा था, कितने पैसे उगाही की गई। वो तो यूपी में था, यूपी में था कि बिहार में था? अब यूपी में बिहार था, कई जगह तो बिहार में भी फेंका गया। इस बार की बात नहीं, पहले की बात पीएम कर रहे हैं। फर्स्ट कोरोना फेज में भी कई लाशें देखी गई, एम्बुलेंस द्वारा फेंकते हुए वीडियो चली, लेकिन कोई जांच तो हो नहीं रहा। बट सेकेंड टाइम जो सेकेंड वेव आया, बिहार सरकार ने किस तरह से संभाला इसको? किस तरह से आप ये करते हैं, आकलन किस तरह से करते हैं? कहाँ से संभाला? आपको तो 1 साल प्रॉपर टाइम मिला ना काम करने का। कहाँ गलती हुई? आपको तो डेडिकेटेड अस्पताल कमिश्नरी वाइज खोल देना चाहिए था कोरोना कोविड का। बिहार में ही सबसे ज्यादा डॉक्टर मरे पूरे देश में, मालूम है मुझे। कहीं पीपीई किट नहीं मिल रहा था लोगों को, कहीं डॉक्टर को लेकर के जो है कहीं कुछ भी व्यवस्था प्रॉपर थी नहीं। अभी क्या करना चाहिए? जो स्थिति आप देख रहे हैं तेजस्वी जी, अभी क्या करना चाहिए? आपने दौरा आपने भी किया है। लॉकडाउन इसलिए होता है कि आप में जो कमी रह गई हो उसको पूरा कर लिया जाए। अभी भी सरकार ने क्या पूरा किया? अब तो इतना जल्दी लॉकडाउन लगा के वैक्सीनेशन कराना चाहिए जल्द से जल्द लोगों को, और कोई तो उपाय नहीं है। वैक्सीन ही लगाना जो है वही उपाय है। अब तो गाँव में भी कोरोना इतना फैल गया था, लाशें वहाँ से उठ रही थी, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, वैक्सीन मिलना चाहिए, लगवाना चाहिए, उस हिसाब से पूरे बिहार। अभी तो 10 लाख आए, कल ही तो 10 लाख आया है। 10 लाख का कोटा है। ये वैक्सीन 1 साल के लिए होता है ना, फिर ये अगले साल फिर आपको फिर लगवाना पड़ेगा, जो हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं। फिर पहला राउंड का कंप्लीट होगा। हमारी आबादी तो 13 करोड़ है। जो स्पीड होना चाहिए वो तो स्पीड है ही नहीं हमारा। और पूरी तरीके से आप देखिएगा, वीडियो देखें, बिना वैक्सीन के सुई लग रही है, एक हाथ में कोविड शील्ड लगा दिया, दूसरे हाथ में कोवैक्सीन लगा दिया गया। दिखाया था। एक महिला गलती हो सकती है, मतलब लोगों की गलती हो सकती है, लेकिन आप देखिएगा ना, इस तरह का लापरवाही तो नहीं होना चाहिए ना। वहाँ कोई मॉनिटरिंग करने वाला, देखने वाला कोई तो जिला प्रशासन, कुछ तो लोग होने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा खतरा हुआ था कि जब अर्बन सेंटर से कोरोना ग्रामीण एरियाज में गया, रूरल एरियाज में गया। इस बार कितना गैप देखते हैं आप अर्बन सेंटर्स के मुकाबले? रूरल बिहार में कितना गैप देखते हैं आप? देखिए, रूरल बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा जो है कोरोना फैली, इसीलिए पूछ रहा हूँ। लोगों को जागरूकता कमी है, लोगों को जागरूक भी करना तो सरकार की ज़रूरत है।
जब पूरे बजट का जब 15% विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं तो आप कैसे, कहाँ वो पैसा जा रहा है? कहाँ 15% बिहार में हुआ है? विज्ञापन में ज़्यादातर पैसे तो खर्च हो ही नहीं विज्ञापन पे। दिल्ली का हमने सुना, आरडी डिपार्टमेंट का जो भी हो। तो आप लोग को जागरूक करना चाहिए, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार के मिलकर लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। अब गाँव में अफवाह फैला हुआ उस अफवाह है, बिल्कुल तो सरकार की जिम्मेवारी है। बिल्कुल है, लेकिन आपके वैक्सीन लेने से फर्क पड़ेगा? नहीं, हम तो ले लिए वैक्सीन। ले आपने ले लिया वैक्सीन, थोड़ा लेट से लिया। कब लिया नहीं लिया लोग सवाल पूछते रहते हैं। आपको बीच में सिम्टम था, हालांकि हमने टेस्ट कराया था तो नेगेटिव निकला, बट फिर भी एक होता है, संदेह होता है, वो टाइम पीरियड के बाद ही आपको वैक्सीन लेना पड़ता है। हाँ, वो तो सही है। और एक्यूरेसी इस बार आरटीपीसीआर का कई बार जो है फॉल्ट रिपोर्ट्स भी आता रहा है, डाउट्स में रहा है, डाउट्स में रहा। एक प्रिकॉशन लेने के बाद आफ्टर डॉक्टर एडवाइस तभी ना लेगा भाई। अच्छा, रोजगार की बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में सरकार किसी की भी रहे, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार हो। इसके लिए क्या रोड मैप आप क्या देखते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए बिहार के लिए एजेंडा, कि यहाँ के युवाओं को बार बार भाग के, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन में आपने देखा, उसके बाद अभी देखा, लोग जाते हैं फिर वापस आते हैं, जाते हैं फिर वापस आते हैं, क्या करें? पलायन तो लगभग 50% बढ़ा है मौजूदा सरकार में, और बेरोजगारी जो दर है वो भी जो है हद से ज़्यादा बढ़ा है। बिहार जो है एक तरह से बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। लोग उसको कैसे खत्म करें? पलायन करना है। क्या इसमें ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? नहीं, हम लोगों ने तो पहले भी कहा पूरे चुनाव में, कम से कम जो रिक्त पड़ी पदे हैं आप उसको तो भरने का काम कीजिएगा। जो तकरीबन एक मंत्रालय में 2-3 लाख जो रिक्त पदे हैं उसको भरिए तो नेशनल एवरेज के मुकाबले आते आते 10 लाख लोगों को आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं। यहाँ जब तक इंडस्ट्री आप नहीं लगाइएगा, कारखाने नहीं लगेंगे, व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधारिएगा, क्राइम को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तो निवेश कैसे आएगा? निवेश आएगा, कारखाने खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कई राज्यों ने तो आपको भी पता है डोमिसाइल कानून लागू कर रखा है, लेकिन बिहार में ये लागू नहीं है। हम लोग कई बार मांग करते रहे कि कम से कम जो हक है, कम से कम 90% जो है डोमिसाइल कानून जो है अपने लोकल लोगों के लिए लगना चाहिए ताकि उनको रोजगार मिले। आज यूपी के लोग या कहीं बाहर के लोग आकर के रोजगार लेके चले जाते हैं, यहाँ रोजगार करते हैं, लेकिन आप पड़ोसी राज्य में चले जाइए, झारखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है सरकारी। तो इस तरह के कानून और नीति जो है लोगों को, सरकार को जो है ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन आप देखिएगा कितना बड़ा हमारा सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग। आप देखिएगा आपके यहाँ केला है, मखाना है, मक्का है, तरह तरह के लीची है, आम इतना होता बिहार में, सब कुछ है। तो आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं खोलते? आप किसानों की व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे, एमएसपी पे कुछ नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य में मिलना चाहिए ना लोगों को। जो तो आप लोगों ने यहाँ आवाज नहीं उठाई, दिल्ली में लोग लगा, किसान जो है कन्वर्ट हो रहा है, मजदूरी करने लग रहा है। किसानों पे जब तक ध्यान नहीं दिया, बताइए पेट्रोल जो है 105 रुपया हो गया कई जगह, 100 से ऊपर 27 जिलों में चला गया। इतनी महंगाई है, ये बारिश में, इस मौसम में, ओला में, बाढ़ से कितना नुकसान होता है, सुखाड़ से किसानों को। आप एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। क्या कृषि रोड मैप बनाया है इन लोगों ने? क्या फल निकल के आए? किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, लेकिन डीएम साहब का एमएसपी बंधा हुआ है पर क्विंटल 12 रुपया। ये करप्शन है, हर जगह आप जाइएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, पैसा लोगों तक जमीन तक नहीं पहुंचता है, पुल बनता है दह जाता है। एक आध उदाहरण है, चूहा बांध काट जाता है, शराब चूहा पी जाता है, 60 से 70 घोटाले होते, लेकिन जांच किसी पे नहीं होता। तो भाई रोजगार हो या पलायन तभी ना रुकेगा, लोगों को रोजगार तभी ना मिलेगा। आईटी सेक्टर है, एससीजेड खोल सकते हो, आईटी सेक्टर में आईटी हब। तो एससीजेड में क्या दिक्कत हो रही है, जबकि बाहर से लोग आना चाहते हैं, जमीन नहीं मिल रही है? कौन प्रयास कर, जमीन नहीं मिल रही है? मुख्यमंत्री जी ने कभी किया है? कभी देखें, कभी कहीं गए हैं, किसी को बुलाया है? तो बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, बॉम्बे में अभी मीटिंग की है, दिल्ली में भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बिहार फाउंडेशन जाओ तो अपना गुलदस्ता लेने का मीटिंग करना है।
मीटिंग का है, कोई नतीजा, कोई रोड मैप कुछ बताया क्या है? क्या नतीजा? हम लोग सरकार में तो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट हम लोग लाए थे महागठबंधन की सरकार में, ताकि लोगों को इधर उधर घूमना मत पड़े, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। नहीं, अभी क्या दिक्कत हो रही है? सड़कें बन गई है लगभग बिहार में, हाईवेज तो ठीक है तकरीबन, बिजली भी, मैं अभी गांव से होके आया, सब जगह देखा, बिजली भी तकरीबन ठीक है। आपको बताते हैं, बिजली जो है पूरे देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में, बट मिल रही है। खुद का प्रोडक्शन नहीं है, खुद का प्रोडक्शन ही नहीं है, बट मिल तो रही है ना तेजस्वी जी। आपको हम ये भी बताते हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पहले शायद चलता था, अब नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण है। पहले राज्य सरकार को 15% देना पड़ता था और 85% जो है केंद्र सरकार देती थी। अब जो है 50% राज्य सरकार को देना। गरीब जैसा प्रदेश बिहार, क्या खुद प्रोडक्शन नहीं है, कैसे चलेगा? बाहर तो आया, डबल इंजन की सरकार है, क्या मिल रहा है? रोडे वोडे बनी हैं, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो है जब यूपी में हम लोग जब थे, जब जिसमें कि हम लोगों ने लगभग जो है 1,45,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया पूरे यूपीए के टाइम में। 2004 से 2009 में पूरी तरीके से जो है आपका रेलवे, जब लालू जी रेल मंत्री जितना चिड़िया टारपुर वगैरह आप देख रहे हैं, या जितना आरोग्य में एक पैसा बिहार सरकार को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी देख लीजिए 50% शेयर है, सारा लालू जी ने पैसा दिया, सारे आरोग्य के सारे क्लियर उन्होंने करवाए। ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे, सबसे ज़्यादा अगर ग्रामीण विकास जो सड़कों का अगर सबसे ज़्यादा पैसा अगर आया केंद्र सरकार ने दिया तो बिहार को दिया था उस समय। अब क्या मिलता है? अभी तो डबल इंजन की सरकार है। हम तो आकर हम तो पूछना भी चाहते हैं मुख्यमंत्री से, बताए ना कि कितना पैसा आपको मिल रहा है, कहीं कुछ बोलने के लिए नहीं। हम तो ये बात, हमने तो कंपैरिजन जो है 90 से 2005 और 2005 से 2018 तक का कर दिया था बिहार। बट शाहनवाज जी जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ उन्होंने मीटिंग की है, कहने की 12,000 करोड़ का निवेश हुआ है। कहाँ हुआ है? कह रहे हैं वैसा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लिखतंग के आगे बख्तंग काम नहीं ना करेगा। कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई कागज है, कुछ एविडेंस है। शाहनवाज जी तो एक साल में पता नहीं क्या बना रहे थे, हालांकि अब पता नहीं उतनी मंत्रियों की चलती भी है, अधिकारी उनका सुन रहे कि नहीं सुन रहे। सुना कि दिल्ली में ऑफिस भी बना रहे हैं, स्पेशल उद्योग भवन कुछ बन रहा है बिहार का। खाली कंस्ट्रक्शन ही काम करना है और भवन में फिर जर्जर स्थिति हो जाएगी। ऐसे कई भवनों का निर्माण हुआ है जिसको हैंडओवर तक नहीं किया गया, जो बिना काम के ऐसे जर्जर स्थिति में है, फिर उसका फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। ये तो कमाने का तरीका है, और हम ये ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मंत्रियों का, विधायकों का कितना चलता है ये हम तो कहते ही थे कि अफसरशाही बेलगाम है, अब तो साबित भी हो गया। अब तो ये आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री के जो आसपास रहने वाले जो अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच कराएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, नीतीश जी के मंत्री कह रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। क्या मुख्यमंत्री उनका जांच कराएंगे अपने पास? और ये जब आसपास की बात आ जाती तो माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री तक ये छींटा जाता है। और हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार के, संगठित भ्रष्टाचार के बीच में बताऊँ, कितना भी सृजन घोटाला हो जाए, बांध घोटाला हो जाए, बेड़ा घोटाला हो जाए, आपका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो जाए, कहीं कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री एकदम मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। वैसे राजनीति की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपकी बड़ी चर्चा में रही कि सरकार ये चल नहीं पाएगी, अभी भी बोलते हैं आप लोग कि मतलब सरकार ये चलेगी नहीं। पहले तो कुछ बयान इस तरह का आया था कि सरकार शायद 3 महीने में गिर जाएगी। कुछ देखिए, सरकार चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जनादेश जो है महागठबंधन को दिया और चुनाव आयोग ने अपने नतीजे सुनाए। कई ऐसे एविडेंस है, वो डिबेट हम करना नहीं चाहते। सरकार कैसे बनी, जो है बन गई, सरकार बन गई, लेकिन बिहार की जनता नहीं चाहती है। क्या चाहती है बिहार की जनता? क्या चाहती है? कि सरकार आए, गरीबों की सुनने वाली सरकार है, जहां
कार्रवाई, सुनवाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, इस पे ध्यान दे। वो सरकार चाहती है जनता। और ये सरकार केवल अपने कमाई के बारे में, अपने बारे में जो शेष जीवन जो बचा है वो अच्छे से गुजर जाए, भले बिहार बर्बाद हो जाए, उसके बारे में इनको चिंता है। अब आप देखिएगा, जदयू के विधायक बोलते हैं कि हमको एसपी से जान का खतरा है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं बिना पैसा लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं। मंत्री ने क्या क्या आरोप लगा दिया सीएम उनके अधिकारियों पर। अब ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन की चीज है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गिरी हुई सरकार है, निकम्मी सरकार है, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। अब आपका सवाल होगा कैसे होगा, ये पूछना, नंबर्स कैसे होगा, नहीं होगा, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पहले कभी भी किसी के सरकार में आप सुनते थे कि बीजेपी का ही विधायक अपने ही मंत्री को गाली दे रहा है, या जदयू का ही विधायक अपने प्रशासन को जो है हत्या का अधिकारी पर इल्जाम लगा रहा है। आप कभी देखे हैं क्या मंत्री जो है इस्तीफा दे देता है बिना सीएम से बात किए हुए? अब मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर, जो डीजी उनके प्रधान सचिव हैं, उन पर आरोप लगाता है चंचल कुमार जी पर, और ये भी बोलता है कि संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। कौन करवा रही है? कोई करवा नहीं रहा। देखिए, अब कभी हुआ तो नहीं था ऐसा, आज तक किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा तो हादसा नहीं हुआ। और ये नीतीश कुमार जी अंतरात्मा वाले आदमी है, नैतिकता वाले आदमी है। तो आपका क्या इशारा है कि वही करवा रहे हैं? इनका अंतरात्मा, नैतिकता तो जागना चाहिए ना। देखिए, अब हम तो नहीं कहेंगे, तालमेल तो है नहीं इन लोगों में। इन लोगों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम इस पर, लेकिन जो हमने कहा है वो होगा। जिस तरह से एलजेपी में टूट हुई, एक अलग, दो अलग अलग गुट बन गया, और अभी एक जो विरासत है, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़े नेता रहे, उनके विरासत को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। आप भी मना रहे हैं, चिराग भी मना रहे हैं, पारस जी भी मना रहे हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का रिश्ता शुरू से ही जो है काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि पॉलिटिकली क्या होता है नहीं होता उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो देखा गया, जो घर में आग लगाने की कोशिश की गई, इसमें बिहार की जनता सब जानती कब, कैसे, कौन, क्या किया। ये नीतीश कुमार जी का ही किया गया। और 2005 में भी नीतीश कुमार जी ने कोशिश की थी लोजपा को तोड़ने की। ये किसी से छुपा नहीं। आप बिहार में कहीं भी चाय की दुकान में भी बैठ के किसी से भी पूछ लीजिएगा कि कौन करवाया, तो सीधे बोलेगा नीतीश कुमार जी ने करवाया। खैर, जो भी है, हालांकि उनको ध्यान बिहार के लोगों पे देना चाहिए, लेकिन वो अपना से जीवन अच्छे से निकल जाए तो तिगरमबाजी में लगे रहते हैं। तभी ना चौथी नंबर की पार्टी जनता ने बनाया, तीसरी नंबर की पार्टी जो है चुनाव आयोग ने बनाया, और मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि अंतरात्मा है उनका, भले बंगाल की खाड़ी में डूब पड़ी हो। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि चिराग पासवान जी के साथ या लोजपा में जो भी हुआ वो गलत हुआ। चिराग पासवान जी अध्यक्ष थे, रामविलास जी के रहते हुए वो बन गए थे। तो साफ तौर पे पार्टी किसकी है इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना। आपकी पार्टी की तरफ से चिराग पासवान जी को विषय कि लीगल बैटल जो भी होगा पार्टी का उसमें निकल के आए, लेकिन उनको अब रास्ता तय करना पड़ेगा, वेदर ही विल गो विद बंच ऑफ थॉट्स और वेदर ही विल गो विद कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल मैं पूछ रहा था आपसे, वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ जाएंगे या संविधान के साथ जाएंगे, ये तय उनको करना है। आपने तो स्वागत भी किया, आप उनको बड़े भाई के तौर पे रिगार्ड भी करते हैं। आप शायद इस तरह का बयान आया था कि आप नेशनल लेवल पे वहाँ देखिए, आपका स्वागत है पार्टी में। नहीं, पार्टी में आने जाने अलायंस होने की बात नहीं, लेकिन हमारी बात हुई थी। हमने बोला कि हम लोग हैं आपके साथ हैं, जो ज़रूरत होगी तो बताइएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि तय तो उनको करना है। बिल्कुल, आई तो कांट फोर्स एनीवन।
हम तो किसी को बांध के ला के नहीं रख सकते ना, तय उनको करना है। जैसे हमारी विचारधारा, हमने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई ना कोई पार्टी, अब बिहार में देखिए नीतीश जी कभी इधर कभी उधर, कोई विचारधारा क्लियर नहीं है। अपने आप को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन भाजपा के साथ है। क्यों छोड़ के आते हैं, थाली क्यों खींचते हैं प्रधानमंत्री जी का, जब वो सीएम थे, क्यों छीना, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में मिल जाएंगे। हमारे वो नेता वैसे नहीं है, हमारे नेता जो हैं सत्ता सुख के प्राप्ति के लिए नहीं रहते, उनको है विचारधारा। तो हमारा एक विचारधारा है, तो उसमें क्लियर जो है अब चिराग पासवान जी को करना है कि हाउ यू विल कैरी, आगे कैसे बढ़े। तेजस्वी जी, अपने एक जो वोट बैंक था उसको आपने रिटेन किया अच्छी तरह से बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो डेटा की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे नेता आपकी पार्टी को छोड़ के गए, जिसमें मांझी भी हैं, मुकेश सहनी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और भी कई लोग हैं। चाहते तो वो आपके साथ में पार्टी में रहते, क्या करना चाहिए आपको उसके लिए? थे कहाँ पहले, जदयू में थे, मुकेश सहनी जी पहले एनडीए में थे, फिर हमारे दल में जुड़े, फिर उनका फैसला हुआ, फिर वो जो है उधर चले गए। अब उन लोगों का फैसला था आने का और जाने का, वो लोग चले गए। हम लोगों ने हमेशा जो है मान सम्मान जो भी घटक दल रहे हैं हमेशा से दिया। अब इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि मांझी जी हों या मुकेश सहनी जी हों, एक लिमिट तक जो है पार्टी जिसका जितना जनाधार होता है उसको उतना ही अकोमोडेट कर सकता है। विजिबिलिटी फैक्टर जो है वो देखना होता है। जब आप अलायंस में जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है विजिबिलिटी। अगर विजिबिलिटी ना हो, मान लीजिए जहाँ मांझी जी मौजूद थे वहीं आप दीजिएगा, जहाँ आरजेडी मौजूद थे वहाँ वो लड़ेंगे, लेकिन आप की क्षमता है 10 सीटों पर लड़ने की और आप मांगेंगे 50 सीट, तो वो तो पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि सीट तो 243 ही है, 243 से तो बढ़ेगा। इन लोगों ने बाई इलेक्शन भी लड़के देखा था, जहाँ नाथनगर और सिमरी बख्तियारपुर का जब बाई इलेक्शन जी तब भी लड़े थे। गांधी जी की पार्टी तो दूर दूर तक नहीं रही, दूर दूर तक नहीं रही। और पिछले दिनों तेजस्वी जी, बख्तियारपुर की सीट, पिछले दिनों ये चर्चा लगातार हो रही है कि आप अपने जो वोट बैंक है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जो ब्रॉड बेस करना चाहते हैं। बाकी जनरली माना यह जाता है कि जो लालू जी के टाइम पे माई समीकरण था, उसके बियॉन्ड जाके अब अलग अलग कास्ट इक्वेशंस को ये कर रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा प्रोपेगेंडा चलाएगा कि हम एमवाई की पार्टी, हमारी पार्टी एमवाई की पार्टी नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी थी, है और रहेगी। और हम यही क्लियर करना चाह रहे हैं, और जो प्रोपेगेंडा जो चलाया गया, जो परसेप्शन जो आरजेडी का जो बनाया गया, उसको हम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। ये पार्टी पूरी तरीके से ए टू जेड की पार्टी है, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, अति पिछड़े हों, ये पार्टी सभी समाज के, हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई करता है और संघर्ष करता है। तो ये पार्टी ऐसा नहीं है कि फलना एक फलने जात की पार्टी है, ये ए टू जेड की पार्टी है और रहेगी। कोई पक्षपात हम लोग किसी को नहीं करते। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखिएगा, या पार्टी का पहला हमारा ऐसा संगठन है ऑल इंडिया जहां हमने रिजर्वेशन भी देने का काम किया। तो ऐसा नहीं है लोग जो है एक साइज को छोटा कर दिया जाए, आरजेडी के वोट बैंक को लिमिट किया जाए। एक इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कई सालों तक लोगों ने काम किया और माई समीकरण बोलता रहा। अच्छा, पिछले दिनों ओसामा की बड़ी चर्चा हुई, जिस तरह से उनकी मौत हुई दिल्ली में, उसके बाद से सिवान के एरिया में काफ़ी चर्चा हुई। ये भी चर्चा हुई कि शायद आरजेडी के लोग जिस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए था दुख की घड़ी में, हालांकि बाद में तेज प्रताप खुद गए वहाँ, लेकिन चर्चा इस बात की रही। अभी चर्चा इस बात की हो रही कि उनको जेडीयू में वापस लाने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ दिनों से, जबकि उनका पूरा परिवार आरजेडी का रहा है। अब देखिए कौन लोग क्या बोलता है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और सपोर्ट की बात है, पार्टी परिवार के साथ खड़े होने की बात है, तो किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। और हम लोग इन सारी चीज़ों में उलझना भी नहीं चाहते।
हम लोग सब लोग पार्टी के नेता थे, साहू जी उसका निधन हुआ, हम सब लोगों को उसका दर्द है, अफसोस है। लेकिन जो बातें जो कही जा रही है इस पे हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हम सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, MIM की एक अच्छी खासी भूमिका रही है बिहार चुनाव में भी, उन्होंने कुछ सीटें जीती सीमांचल के एरिया में, तो उनकी जो भूमिका है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, बंगाल में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उनकी भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार के आने वाले चुनावी परिदृश्य में? देखिए, AIM पार्टी पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी किसकी बी टीम है, ये किसी को जो है एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 2-3 जो 4-5 सीट जो AIM जो जीती है वो कुछ हम लोगों की गलतियों के कारण ही जीती है। इसलिए हमको नहीं लगता कि इतना बढ़ा चढ़ा करके पूरे बिहार में या यूपी में, बंगाल में भी ओवैसी जी का था कि भाई जाएंगे वो, लेकिन बंगाल में तो वो लड़े नहीं चुनाव। अब यूपी में माहौल बन रहा है, किससे क्या करते हैं नहीं करते, उनका अपना पार्टी, हर पार्टी का एक होता है कि भाई वो चुनाव लड़े बढ़े, लेकिन फायदा इनडायरेक्टली वो किसको पहुंचा ये देखिए। अभी 2024 का चुनाव भी बहुत लोग देख रहे हैं कि आगे किस तरह से 2022 में कुछ स्टेट्स में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, यूपी, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर में चुनाव है, उसके बाद 24 का चुनाव है। अभी आपको राष्ट्रीय स्तर पे क्या आपको एक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? बिना कांग्रेस के ऑपोजिशन की कल्पना नहीं की जा सकती। लगभग 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस, अगर रीजनल पार्टी को माइनस कर दीजिए तो 200 ऐसी सीटें हैं जहां डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस बीजेपी है और बाकी सीटों पे क्षेत्रीय पार्टियां। 200 सीटें काफ़ी होती है, लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस को ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पैन इंडिया पार्टी है, बड़ी पार्टी है, हर राज्यों में संगठन है, हमको ये भी देखने की ज़रूरत है कि भाई जो रीजनल पार्टी जहाँ स्ट्रॉन्ग है उसको वहाँ ड्राइविंग सीट पे बैठाना चाहिए। मान लीजिए बिहार में हम स्ट्रॉन्ग हैं या बंगाल में ममता जी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके कमान में होना चाहिए, वो ड्राइविंग सीट पे होनी चाहिए। और कांग्रेस जो है 200 सीटें जहां डायरेक्ट फाइट में है, ज़्यादा कंसंट्रेशन को वहाँ करना चाहिए। अच्छा, एक जाते जाते आपसे जो किसानों के मुद्दे हैं, खास करके देश के एक बड़े हिस्से में, खासकर उत्तरी भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 फार्म बिल आए थे उसको लेकर क्या आपकी क्या सोचते हैं उसको लेकर आप? नहीं, कैसे खत्म करना चाहिए उसको, एक सॉल्यूशन कैसे लाना चाहिए? आपके पास सेलिब्रिटी से मिलने का समय है, किसान से मिलने का समय नहीं है, तो कैसे खत्म होगा? नग्न प्रदर्शन तक किसानों ने किया, जनता गणतंत्र, कई बार प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो मिले नहीं। चुनाव से पहले तो अच्छे दिन ला रहे थे, किसानों के साथ अलग, सैनिकों के साथ अलग अलग व्यावसायिकों के साथ अलग मीटिंग करते थे, युवाओं के साथ अलग करते थे, छात्रों के साथ अलग करते थे, महिलाओं का अलग मीटिंग करते थे, बोलते थे हम सबके लिए काम करेंगे। कृषि प्रधान हमारा देश है और किसानों से आपके पास मिलने का फुर्सत नहीं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आखिर कौन सी ऐसी, जब किसान अपना फायदा जानता है या ऊपर कुछ लोग, चंद लोग फैसला कर देंगे कि उनका फायदा कैसे होगा? और MSP क्यों ना मिले भाई, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो बिहार में भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिहार में खरीद बहुत कम होती है। आप देखिए ना, बिहार में तो नीतीश जी ने सत्यानाश कर दिया था। 2005-06 में ही APMC खत्म कर दिया, बाजार मंडी हो या बाजार समिति को खत्म कर दिया था इन्होंने। ये भी एक बड़ा, तो आपकी सरकार अगर आती है, बेरोजगारी हुई, जो किसान से मजदूर बने और पलायन हुआ। भविष्य में आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या आप APMC को दोबारा लाएंगे, कुछ MSP को इंश्योर करेंगे? MSP पे अब बिहार में मान लीजिए 2 फसलों पे अगर मिल रहा है, नहीं, आप बोल दीजिए, बोल दीजिए, क्या करेंगे? चाहिए MSP पे एकदम मिलना चाहिए लोगों को, किसानों को।
पूरी तरीके से। और हमने तो हालांकि कुछ दिन पहले हमने कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखा कि जो क्षति हो जाता है बारिश के कारण, मौसम के कारण, जो फसलें हैं जैसे केला, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जो भारी केला है, हाजीपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एशिया बनाना का। किसान जो है मर रहे हैं अभी, पूरा फसल बर्बाद हो गया। पान का हो, बिक नहीं रहा केला, या पान का हो, पान का भी खेती करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा संभाल के करना पड़ता है। जी जी। अब थोड़े से मौसम के बाद बारिश हो जाता है, तो हमने बोला इसको इंक्लूड कीजिए इसमें, क्षति जो मुआवजा जो है। अभी एक आपने भी बिहार का दौरा किया, फ्लड लाइक सिचुएशंस है, फ्लड सरकार नहीं मान रही कि फ्लड है, फ्लड लाइक सिचुएशन है पूरे बिहार में। अभी किसानों के लिए कुछ होना चाहिए। NMCH, PMCH या अन्य जिलों के अस्पतालों में अगर आप चले जाएं तो डांड तक, ठेवने तक पानी भरा आता है, बिच्छू, छिपकली सब मिलेगा आपको। पटना जो है वो डूबने लगती है। ड्रेनेज का नक्शा क्या है आज तक पता नहीं मिल गया कि नहीं। बट इस बार थोड़ा बहुत तो काम हुआ कि नहीं? आप क्या देख पाएंगे? जो पटना में बारिश हुई, काफी ज्यादा बारिश हुई पिछले दिनों, तो आपका क्या आकलन है उसमें? काफी ज्यादा बारिश हुई, लेकिन आप तो जाइएगा गलियों में पटना के पौष इलाकों में, राजेंद्र नगर चल जाइए, कंकड़बाग चल जाइए, इन सब इलाकों में जरा घूमिए, लोगों से पूछिए। इसमें हम आकलन क्या करेंगे? लोग बताएंगे ना कि वहाँ क्या होता है, क्या स्थिति होती है। लेकिन बाढ़ की जहाँ तक बात है, फ्लड की जहाँ तक बात है, तो वहाँ लोगों को, सरकार को गंभीर होकर के जो है मुहिम चलाना चाहिए। लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन हो या कैंप की व्यवस्था हो, या जो उनकी नुकसान होता है, इन सब चीज़ों पे देखना होगा। हालांकि इट्स इंटरनेशनल इशू। स्टेट को लेकर अभी बड़ी चर्चा हो रही है कि छात्रों के ऊपर जो भी लाठीचार्ज हुआ, सारा कुछ हुआ, इसका क्या सोल्यूशन आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन बिना भ्रष्टाचार के तो कोई परीक्षा ही नहीं होता। बिहार में ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है, ऐसा कोई रिजल्ट जब भी हो बिना उल्टा सीधे काम हुए नहीं होता। मैट्रिक के बोर्ड में जो है सनी लियोनी पास कर जाती है, STT वाले में या अनुपमा जो मलयालम हीरोइन है उसको इन लोगों ने पास करा दिया। जो लोग हकदार हैं, जिनका रिजल्ट आया है जी, उन लोगों को जो है तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी। आखिर देरी का कारण क्या? और ये 2011 से चल रहा प्रक्रिया, अब 2021 हो गया, अब तक जो लोग हैं नहीं मिल पा रहा लोगों को रोजगार। तो इतनी बुरी स्थिति है। ये तो जो मौजूदा सरकार है पूरी तरीके से आप देखिएगा नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए नौजवानों से। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है देश का, लगभग 60% युवा है, वो रोजगार मांगते तो आप लाठी डंडा बरसाते हैं। और हमने तो बिहार के मुख्यमंत्री को आज तक जो है वो नहीं देखा, एकदम नहीं देखा कि वो किसी नौजवान से या आम लोगों से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से बैठ के बात कर रहे हो, या गांव जा रहे हैं या ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि ज्यादातर तो उनका कैंप यही रहता है, एक नंबर अधिकारियों के साथ ही घिरे रहते हैं। कभी भी जनता का परेशानी जानने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। हम लोग मिलते हैं, लोगों से जाते हैं, अगर हम अपने क्षेत्र जाते हैं तो ग्रामीणों से मिलते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं वहां। लेकिन मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो पर्दा लगा करके चले जाते हैं। अच्छा, एक राजनीति से हटके थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप अगर नेता नहीं होते, पॉलिटिक्स में अगर नहीं आते, तो कभी ऐसा लगता है कि क्रिकेट में आप बहुत कुछ कर पाते, देश के क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम में होते तो कुछ करते आप खास? नहीं, क्रिकेट तो हम वैसे भी ज़्यादा लंबा नहीं खेल सकते थे क्योंकि मेरा दोनों एंकल जो है, लिगामेंट जो है वो टूट चुका था, प्रॉब्लम थी उसमें। लेकिन क्रिकेट हमने काफ़ी खेला, काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, काफ़ी लंबा हमारा करियर रहा। हालांकि अंडर 13 से हम स्टेट लेवल में खेलते रहे दिल्ली से, 15 हो, 17 हो, 19 हो, कंटिन्यूसली जो है हम लोगों ने क्रिकेट खेला। और मुझे खुशी है कि मेरे ज़्यादातर जो बैचमेट हैं वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के दौर में। कई लोगों ने पूछा भी है कि तेजस्वी यादव जी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं?
इतना लेट क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल नहीं, कई लोगों ने मेरे सामने सवाल ये रखा है कि तेजस्वी का ड्रीम क्या, शादी कब कर रहे हैं, उनकी जो पत्नी होंगी भाभी वो राजनीति से होंगी या किसी और क्षेत्र से होंगी? अब देखिए, इसमें शादी जल्द जो है इसमें फैसला हम लोगों को लेना है, और लेकिन इसमें तो माता पिता जो हैं वही फैसला करेंगे कि कब जो है शादी होना चाहिए। ये तो बहुत सालों से आप बोल रहे हैं, मतलब बहुत सालों से। मैं तो 4-5 साल पहले भी सुना आपका यही बात। और सब काम में भी लोग एंगेज रहते हैं। हमारी 7 बहनें रही, एक बड़े भाई रहे, हमसे पहले लोग जो है 7 बहनों की शादी होने थी। अब तो फ्री है, मतलब राजनीति में भी अच्छा कर रहे हैं। अब तो कोरोना है, ये है, पिताजी की तबीयत अभी ठीक है, जो होगा तो माता पिता ही फैसला लेंगे कि कब क्या करना है। आपके जो आइडल आप मानते हैं राजनीति में, वो किन को मानते हैं? जाहिर है कि आपके पिता तो हैं ही, उनके अलावा मतलब जो सोच के तौर पे, थॉट के तौर पे लोहिया जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, इन लोगों को जो है हम आइडल मानते हैं। अच्छा, जाते जाते आप, मैं ये चाहता हूं कि बिहार की जनता से आप अपील करें कि जो लोग वैक्सीन नहीं कर रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाएगा, उनसे आप अगर सीधा अपील करना चाहें। हम बिहार के माध्यम से सभी आपके दर्शकों से अपील करते हैं कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। एकमात्र इस महामारी से लड़ाई लड़के जीतने का है वो वैक्सीन लगवाना, और आप सब लोगों से कहेंगे कि वैक्सीन लगवाएं और लोगों को प्रेरित भी करें वैक्सीन लगवाने की, क्योंकि और इसका कोई उपाय नहीं है, मात्र इसका उपाय है वैक्सीन। और हम लोगों ने भी ले लिया, तो इसलिए आप सब लोगों से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में सब लोग जो है एकजुट होकर के अपने अपने इलाकों में लोगों को प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं वैक्सीन लेने में। और कहीं कुछ वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं होता है, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, ये प्रक्रिया है। थोड़े दिन अगर बुखार आती है, यानी आपका बॉडी जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है वैक्सीन को, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। आप सब लोग जो है वैक्सीन लेने का काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो ये अनकट इंटरव्यू आपने देखा न्यूज 18 बिहार पर, कोई एडिटिंग नहीं। तेजस्वी यादव जी खुद आपसे मुखातिब थे और अपनी बातों को रख रहे थे। इन्होंने तमाम मुद्दों को बात की, किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरह से उद्योग लगना चाहिए प्रदेश में, युवाओं के रोजगार को लेकर क्या करना चाहिए प्रदेश सरकार को, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने बातचीत की। आपके पास अगर कोई विचार हो तो फेसबुक के जरिए आप हमारे पास अपने फीडबैक दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।